इक्वल मासेस ऑफ मास m kg। ये क्वेश्चन दिया हुआ भैया, बनाओ उसको। चलो ठीक है, देख लेते हैं, मैं बनाता हूं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की बात को समझो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर यहाँ पे समझते हैं ये हुआ कैसे, ये अजीबो गरीब घटना आपके साथ कैसे हुई। यहाँ पे देखो बात को समझो, 3 इक्वल मासेस है जिनका मास m है, m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। तो आपने क्या करना है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो एबीसी का। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड्स, जो सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो मैं इसको डायग्राम अपनी तरीके से बनाता हूं मैं, ताकि आप लोग और अच्छे समझ में आए। ये एक ट्रायंगल हो गया भैया, आपने बोला हाँ हो गया, तो क्या करें, तो यहाँ पे एक मास m बैठा दो, यहाँ पे एक मास m बैठा दो, यहाँ पे एक मास m बैठा दो। अब इसका दोस्त एक सेंट्रॉइड होगा, ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होता है सभी को पता है, ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होता है सभी को पता है। मान लीजिए सेंट्रॉइड हो गया, यहाँ पे मैंने 2m को रख दिया। अब पूछा जा रहा है मुझसे कि बताओ फोर्स ऑन दिस 2m मास क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बोला चलो मान लेते हैं कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों के तीनों जो है वो 1 मीटर की दूरी पे है। आप x मीटर लेके चलो, आप y मीटर लेके चलो, आप 10 मीटर लेके चलो, आपकी मर्जी, लेकिन फॉर माई कन्वीनियंस आई हैव टेकन इट एज 1 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हो ये ओ ए क्या है, सेंट्रॉइड से ये वाली डिस्टेंस, ये ओ ए 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आप समझो कि जो ओसी है, जो ओसी है, ठीक है, उसकी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितनी बनेगी, आपको पता हो, वो बनेगी 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बोला मैं मानू, ऐसे कैसे 30 डिग्री बन जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैंने बोला देख भाई पूरा 60 डिग्री होता है। आपने बोला ये तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ होता है, बचपन से ही पढ़ते आए। यहाँ सेंटर से जो लाइन जाती है वो एक इस एंगल को आधा आधा बांट देती है, इनकी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। आपने बोला हाँ सर, तो ये भी 30 डिग्री, हाँ सर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी 30 डिग्री। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, चलो आप मान सकते हैं हम आपकी। लेकिन आप ये बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो ओबी है, ये जो ओबी है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बना रहा है, और ये जो है ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आपने बोला ठीक है बना रहा, तो अब देखो एफ ओ ए, फोर्स बिटवीन ए दैट इज मास m एंड o दैट इज 2m। तो आपको मैंने अभी बताया कि मैंने क्या लिया था, मैंने 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर लिया था इनका बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं जी एम 2m आई, वाई आई 1, वाई जे बिकॉज इट इज अलोंग दी जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, ऐसे। ठीक है, फिर ओ बी निकाल लिया भाई, ओ बी ये वाला, ये ओबी निकाल लिया। लेकिन ओबी का कहानी क्या होगा, आप समझो तो मेरी बात। ओबी की कहानी क्या होगी, ओबी में 2 कंपोनेंट लगेंगे। एक देखो, मान लेते हैं ओबी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं जो मेरा ओबी है वो इस तरफ जा रहा है, एफ ओ बी। ठीक है, लेकिन एफ ओ बी में क्या आएगा, एफ ओ बी कॉस थीटा एंड एफ ओ बी साइन थीटा, ना साइन 30। ठीक है, अब आप समझो कि कॉस थीटा किस तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ। कॉस 30 किस, साइन 30 किस तरफ जा रहा है, माइनस जे कैप की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं एफ ओ बी इक्वल्स टू एफ ओ बी, एफ ओ बी माइनस आई कैप कॉस 30 प्लस एफ ओ बी माइनस जे साइन 30। एफ ओ बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप एफ ओ सी को देख लो, जो ओ सी इस तरफ जा रही है वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी एफ ओ सी कॉस 30, और यहाँ पे आ जाएगी एफ ओ सी साइन 30। तो कॉस 30 वाली जो है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो देखो प्लस आ गया। जो नेगेटिव वाली है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। बताओ अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने इतनी बात समझ ली, तो हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जो सुपर पोजिशन का जो वो होता है, फॉर्मूला जो होता है, उसने क्या बोला, उसने बोला भैया सारी फोर्सेस को ऐड कर दो, ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को। मैंने ऐड कर दिया, मेरा क्या था, मैंने ऐड मार देखा सारे कट गए और आंसर में 0 आ गया। इसलिए मैंने बोला रिजल्टेंट फोर्स होगी वो 0 होगी। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भर भर के दिए हुए हैं, अगर कोशिश करना कि आप एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन बनाओ। चलो तो भैया ये क्वेश्चन बनाओ तो।
देखो इसको कैसे बनाते हैं, समझते हैं। दो स्टेशनरी पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 और m2 दिया गया है, d डिस्टेंस अपार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल को m1 ले लेते हैं भैया, एक पार्टिकल को हम लोग m2 ले लेते हैं भैया, दोनों को अलग अलग दूरी पे रख देते हैं, जैसे d डिस्टेंस अपार्ट रख दिया भैया। A third particle lying on the line joining the particles experience no resultant gravitational force। मान लेते हैं इसका मास नहीं दिया ना। What is the distance of this particle from m1। मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटा मास m ले लो, इसको हमने कहां से इसको हमने यहां रख दिया। बोल रहा है कि m1 की ग्रेविटेशनल फोर्स जो इम्पैक्ट कर रही है, एक सेकंड रुको ना, कौन है भाई, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा था यहाँ पे कि अगर ये m1 जो है m पे फोर्स लगा रहा होगा, m2 जो है वो m पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम m1। मतलब ये m1 से हम लोग मान लेते हैं ये x डिस्टेंस की दूरी पे, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस की दूरी पे है। तो आप क्या बोलोगे फिर अगर ये x डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे यार, रिजल्टेंट फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पहले इसके निकाल लेते हैं, इसका पेयर निकालते हैं f, m1 m निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, g m1m अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, एफ m2m इक्वल्स टू g m2m अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल है। ये क्वेश्चन जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया होगा आप लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत फेमस है। ठीक है, एक जमाना तब नीट ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था, नीट नहीं वो जो एम्स वाले क्वेश्चन होते थे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वल टू कर दो जी m1m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी m2m अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो भैया g काट दो, m काट दो, g काट दो, m काट दो, तो यू विल गेट रूट। आप इसको रूट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे नहीं लिख के आप ऐसा भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो यहाँ पे m1 अपॉन m2 आ जाएगा। आप क्या करोगे, ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा रूट, यहाँ पे आ जाएगा रूट। अब आप क्या करोगे, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, इसको उल्टा कर दो। तो आपका आएगा डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ m2 अपॉन रूट ऑफ m1, उल्टा कर दिया। अब अलग अलग कर देंगे तो क्या आएगा, d बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू रूट ऑफ m2 बाई रूट ऑफ m1। ठीक है, इस इक्वेशन ये प्लस वन इधर पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस वन करोगे, यहाँ पे अगर प्लस वन करोगे तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा रूट m1, ये आ जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट m1 बाई रूट m2 प्लस रूट m1 इंटू डी। चलो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस देता हूँ, चलो ठीक है, रुको रुको रुको, ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है भाई, जी एम अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर बी, जी एम अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा जी एम अपॉन ए स्क्वायर 2 प्लस 1/√2। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा जी एम अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 1/√2। बताओ इसमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, अब देखो दोस्त, यहाँ क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। थ्री masses each equal to capital M are placed at the three corners of a square। तो आप क्या करोगे दोस्त, एक स्क्वायर ले लो, बढ़िया सा स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। देखो बना दिया स्क्वायर, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए नहीं लिखते हैं ना, डायग्राम बहुत गंदा बन जाएगा। चलो ठीक है, अब बोला है कि हर एक जगह हमने एक इक्वल मास प्लेस किया हुआ, तो मैं प्लेस कर देता हूँ एक प्यारा प्यारा मास, ग्रीन कलर में बनाते हैं मास को। एक मास, दो मास, तीन मास, ठीक है, ऑफ साइड ए। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट मास प्लेस्ड एट द फोर्थ कॉर्नर।
यूनिट मास को हम लोग दूसरा कलर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट मास दिया हुआ है, दिस इज 1। भाई मेरे को तो समझ में नहीं, हाँ ठीक है, दिस इज 1 kg। अब बोला है कैलकुलेट द फोर्स, तो अब हम लोग फोर्सेस जो होंगे वो दूसरे तरह से ड्रॉ कर दे ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मेरी बात को समझो, देखो ध्यान से समझना। ये इसको हम लोग पोजीशन दे देते हैं, ठीक है, पोजीशन दे देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। तो ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये ग्रीन बॉक्स क्या करेगा, इस यूनिट मास को अपनी तरफ खींचेगा। ये 3 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ऐसी फोर्सेस रहती है तो हमने वेक्टर्स में क्या पढ़ा था, वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी रिजल्टेंट जो होगी वो कहीं ना कहीं यहां होगी अलोंग द डायगोनल। एफ आर, ठीक है। और ये जो टू वाला है जो है, ये क्या करेगा, इसको भी अपनी तरफ ही खींचेगा ऐसे, F2। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, जो नेट फोर्स होगी, टोटल कैलकुलस फोर्स होता है, वो क्या रहेगी, F2 प्लस एफ आर रहेगी, F2 प्लस एफ आर रहेगी। ठीक है, अब देखो, मैं पहले एफ आर निकाल लेता हूं, पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं यार दोस्त। F1 की वैल्यू क्या होगी भाई, F1 की वैल्यू होगी जी एम अपॉन ए स्क्वायर। ये तो ए है, इतना तो हमने क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व किया, तो इतना तो पता चलेगा कि यार ये और ये डिस्टेंस ए है। सिमिलरली हमारी मेरी F3 क्या होगी, F3 भी वही होगी। F3 क्या होगी मेरी, जी एम अपॉन ए स्क्वायर। मुझे F1 पता चल गया, मुझे F3 पता चल गई। इसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी भाई, रिजल्टेंट हो जाएगी इन दोनों का, जो रिजल्टेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी ये वाली। तो आप देख लो, जनरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे 2x स्क्वायर, या फिर आप बोलेंगे √2 × x। तो यहाँ पे भी तो वही है, ये भी x है, ये भी x है, तो मैं बोल सकता हूँ √2 × x, यानी कि gm अपॉन ए स्क्वायर, gm अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक हमारा क्लियर हो गया, √2 gm अपॉन ए स्क्वायर। तो मुझे एफ आर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरे मेरे जो एफ आर की वैल्यू पता चल गई, √2 gm अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये जो F2 है। अब F2 क्या होगा भाई, इसकी और इसके बीच में क्या होगा, अगर ये स्क्वायर है तो उसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। पता है सभी को, इतना तो हमें पता है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो इतना तो पता चल ही गया कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2a। तो अब इसके और इसके बीच में फोर्स क्या होगी, तो आप बोलेंगे F2 विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन √2a का होल स्क्वायर, यानी कि जी एम अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ पे आप पुट कर दो जी एम अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करोगे दोस्त, जी एम अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लो और आपको यहां मिलेगा हाफ प्लस। तो हमने यहां तक इसको कर लिया है, ठीक है, बड़ा आंसर। So let me give you the options. देख लेते हैं। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास एम मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो आप देखो, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ गोल 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 घूम रहे हैं। इस तरफ जा रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा होगा, आपने बोला ठीक है जा रहा है तो जा रहा है। इसका सेंटर हो गया, सेंटर होने का था, फिर क्या पता चला कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो कौन देगा, वो देगा हमें ग्रेविटेशन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से एम एम स्क्वायर आर, यानी कि ये तो 2r है, दोनों के बीच की डिस्टेंस तरीका, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4r² है ना, 4r हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा आपका जी
m अपॉन 4r इक्वल्स टू v स्क्वायर। इसका रूट लगाएंगे तो यहाँ पे ये रूट आ जाएगा, और रूट लगाने पे ये 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो योर अल्टीमेटली ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये वाला हो गया हमारा, ये वाला बनाओ। तो अब इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स लोग जब ये क्वेश्चन फेस करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो उनको लगेगा यार ये तो एसएसएम पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात समझो कि ये एक सर्कल ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम है, 3 पार्टिकल्स हैं, एम है जो कि सिचुएटेड है एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कर देते हैं वर्टिसेस, बना देते हैं हम लोग। ये वर्टिसेस पे एक मास एम यहाँ पे है, एक मास एम यहाँ पे है, एक मास एम यहाँ पे है, ठीक है। सबका साइड ए है। द ओनली फोर्स एक्टिंग, उन पे सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, और ये सारे पार्टिकल्स सर्कल में घूम रहे हैं अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस यानी कि ए को मेंटेन करते हुए। बोला है डिटरमाइन द वेलोसिटी। तो एक बात को समझो कि पहले एक बात समझते ये वाले पे, ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पे है इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, यहाँ पे नाम 3। 1 जो है 3 को अपनी तरफ खींचेगा, आपने बोला हाँ खींचेगा। 2 जो है उसको अपनी तरफ खींचेगा, आपने कहा हाँ खींचेगा। दोनों की एंगल कितना है 60 डिग्री। 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है कि हम लोग वो स्क्वायर वाला पाइथागोरस थ्योरम बना लेंगे। तो हमें रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एफ आर इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 2F1 F2 cos 60। लेकिन एक बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच में, सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि ए ये इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी डिस्टेंस ए है, तो सारी डिस्टेंस सेम है। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हम सिंपली बोलेंगे रूट ओवर एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60। आप बताओ भैया cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद नहीं रहता है, हाफ आ गया। तो ये 2 कट गया, तो आपका अल्टीमेटली क्या बचा, आपका बचेगा अल्टीमेटली 3F स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हो रूट 3F आ जाएगा भैया। रिजल्टेंट कितना आ गया दोस्तों, रूट 3F आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं रूट 3F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन ए स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी आ जाएगी। अब एक बात को समझो कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये वाला होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगी सेंट्रॉइड से यहां तक की डिस्टेंस, जो कि कितनी होती है हमने मैथ्स में नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, तो आप लोग लिख लो। आर जो होगा वो ए बाई रूट 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो हो जाएगा ए बाई रूट 3 के बराबर। और अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे वेलोसिटी फाइंड करनी थी, वहां पे मैंने क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो मैं बोल सकता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू दिस रिजल्टेंट फोर्स दैट इज रूट 3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर हियर, आर हियर इज ए बाई रूट 3, तो आई कैन सिंपली पुट हियर ए इंटू रूट 3। तो ये रूट 3 मर जाएगा, एम मर जाएगा, और ए मर जाएगा। फाइंड क्या करना है भाई इसमें, अच्छा वेलोसिटी तो फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी v इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम अपॉन ए, रूट ओवर जी एम अपॉन ए। देख लो v इक्वल्स रूट ओवर जी एम अपॉन ए। अब हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर मारने में से कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर मतलब a बाई रूट 3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी दी हुई है हमारे भैया, रूट जी एम इंटू रूट ए, इंटू रूट ए, ये आ गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सभी को प्यार से अंदर डाल दो, ये ए अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब, और ये जीएम 3 GM। तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। चलो ये वाला बताओ। चलो देखो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा भाई, बात को ध्यान से समझना, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ना तो कभी था, वैसे भी पता ही आप लोगों को फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ जोक विथ योर लाइफ एंड वी नीड टू प्ले विद देम जॉयफुली, हंसते खुशते निकालेंगे इस चीज को। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देख दोस्त, 2 सॉलिड स्फीयर है, सेम साइज है, यार मजाक कर लिया, इनके रेडियस दोनों का सेम होगा। सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड, टू सॉलिड सेम, कुछ मेटल से बने हुए हैं, उनको कंटैक्ट में रख दिया विथ ईच अदर। तो कंटैक्ट में देखो ऐसे डायग्राम में रखा हुआ है। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। हमें ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करें,
देखो हमें एक ही फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू जी एम, मान दूसरे का भी मास m ही होगा, m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे r और r यानी 2r। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूला से हमारा आंसर आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा तिगड़मबाजी करना पड़ेगा। क्या तिगड़मबाजी? ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेटल स्फीयर्स बोले हुए हैं, तो यानी कि हम इनका मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो जी, ये तो m स्क्वायर हो जाएगी ना दोस्त, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी का होल स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। g इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r6 रो स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो देख भाई 4 कट गया और ये r स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F इक्वल्स टू जी इंटू पाई/3 r4 रो क्यूब। अब देखो g कांस्टेंट है, हाँ है सर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है, हाँ सर, रो कांस्टेंट है, हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूं F इक्वल्स टू के r टू द पावर 4 या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4। ठीक है, लास्ट इसको बनाओ। देखो भैया, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक मास m है जो स्प्लिट होता है दो पार्ट में, m एंड m माइनस m, जिन्हें हमने कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो मान लेते हैं एक मास यहाँ पे है, दूसरा मास आपका यहाँ पे है। पूछ रहा है व्हाट रेशियो ऑफ m बाई m विल मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जब भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज जैसा बात है ना, तो आपको करना पड़ता है मैक्सिमा मिनिमा, जो हम लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, किसको मैक्सिमाइज करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू जी m माइनस m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे दोनों के बीच में आर स्क्वायर है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जी m माइनस m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर लिया। अब इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, df बाई dm करना पड़ेगा। आर को क्यों नहीं कर रहे, df बाई dr क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ऑफ मासेस पूछा है, मास को वो चेंज कर रहा है, मास इज द वेरिएबल, रेडियस तो कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस बिटवीन है वो तो कांस्टेंट, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, मास को ये चेंज कर रहा है। एक मास m है, दूसरा m माइनस m है। मान लेते तो ऐसा हो सकता है कि 100 kg का था, एक 25 kg का, एक 75 kg का, पर गारंटी थोड़ी ना कि 20 होगा, 43 और बाकी रिमेनिंग 67 भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि हम लोग मानेंगे ये m और m माइनस m जो है ये वेरिएबल है, इसलिए इसी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो जी बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर पटक दो इन लोगों को, और अंदर में आपका जो आएगा वो आएगा m यानी कि m माइनस 2m, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, df बाई dm को हम लोग जीरो पुट करते थे और यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे। जीरो पुट करने पे क्या आएगा, m माइनस 2m इक्वल्स टू जीरो, यानी कि m इक्वल्स टू 2m, यानी कि किसका रेशियो पूछा, स्मॉल m बाई कैपिटल m, यानी कि कैपिटल बाई स्मॉल m इक्वल्स टू हाफ, इक्वल्स टू ये हमारा आ गया हाफ आ गया ना। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यही आंसर है, बट एक और स्टेप हमें करना होता है जस्ट टू वेरीफाई इट, वो है डबल डिफरेंशिएशन d2f बाई dm स्क्वायर। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, करके देखते तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएट करने पे आएगा g बाई आर को फिर से कॉन्स्टेंट बाहर पटक देंगे और यहाँ पे m तो जीरो हो जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि आपको देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से छोटा वाला m गायब हो चुका है कंप्लीटली, छोटा वाला m जो है वो कंप्लीटली वहां से गायब हो चुका है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब किसी भी वैल्यू पे ले लो, किसी भी वैल्यू ले लो, कोई भी रेशियो ले लो, मतलब ये m हाफ ले लो या कुछ भी ले लो, इसका हमेशा वैल्यू मैक्सिमाइज आएगा। लेकिन ये हमें श्योरिटी पता चल गई कि इस रेशियो पे ही ये 100% मैक्सिमम होगा। तो आवर आंसर विल बी m बाई m इक्वल्स टू हाफ। ऐसे क्वेश्चन पहले हमने ढेर सारे किए हैं, तो इसीलिए उस पर ज्यादा डिटेल में घुसा नहीं, मैं नहीं घुसा हूं।